नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है अमर और आज मैं आपको ले चलूँगा धौलपुर के एक ऐसे स्थान पर जहां प्रकृति और आध्यात्म एक साथ सांस लेते हैं और वह स्थान है वनखंडी मंदिर। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि पक्षियों की एक जीवंत दुनिया का प्रवेश द्वार भी है। सुबह की पहली किरण के साथ ही यहाँ की हवा चहचहाट से भर जाती है। ये मेरा बर्ड्स ऑफ धौलपुर सीरीज का दूसरा भाग है जिसे मैं बर्ड्स ऑफ धौलपुर पार्ट 2 नाम देता हूँ। और दोस्तों, अगर आपने बर्ड्स ऑफ धौलपुर पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने धौलपुर रेलवे स्टेशन के पास के तालाब को कवर किया था और वहाँ के सुंदर परिदृश्य को फिल्म किया था, जिसमें मैंने कॉमन मूरहैन, ब्रॉन्ज विंग जकाना, पर्पल हेरॉन, ग्रीन बीटर आदि पक्षियों के बारे में जानकारी दी थी। दोस्तों, बर्ड्स ऑफ धौलपुर सीरीज का दूसरा भाग शुरू करने से पहले मैं आपको अपने गियर्स के बारे में बता दूं। मेरे पास है निकॉन Z63 और इसे मैं निकॉन Z180-600 लेंस के साथ इस्तेमाल करने वाला हूं। और दोस्तों, ये है मेरा इंस्टाग्राम चैनल। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आगे का सफ़र। तो दोस्तों, मैं निकल चुका वनखंडी मंदिर के लिए। यह रेलवे स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं अपने सफ़र पर निकला ही था कि रास्ते में मुझे बया बीवर की चहचहाट सुनाई दी। तो मैंने रुककर देखा कि एक नर बया अपना घोंसला बनाने में व्यस्त है। घोंसले बनाने का काम केवल नर बया ही करते हैं। नर बया बीवर अपने जटिल लटकते हुए घोंसले बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। वे घास, पत्तियों और धान के तिनकों से घोंसले बुनते हैं। ये घोंसले एक लंबी सुरंग के साथ एक उल्टे फ्लास्क के आकार के होते हैं, जो प्रवेश द्वार का काम करती है और शिकारियों जैसे कि सांप से सुरक्षा प्रदान करती है। घोंसला बनाने के बाद नर पक्षी मादा को आकर्षित करने के लिए उसे प्रदर्शित करता है। मादा पक्षी घोंसले की गुणवत्ता के आधार पर अपने साथी का चुनाव करती है। बया बीवर अक्सर कांटेदार पेड़ों या ताड़ के पत्तों पर पानी के पास या ऊपर घोंसले बनाते हैं ताकि वो सुरक्षित रहें। बया बीवर पर एक फुल वीडियो मैं पहले ही YouTube पर अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, मैं वनखंडी मंदिर पहुंचने ही वाला था कि उससे ठीक पहले एक बाजरे के खेत में तोतों की चहचहाट सुनाई दी। मैं रुका और बाजरे के खेत की तरफ चल दिया। राजस्थान में बाजरा मुख्य आहार में आता है, जिसकी रोटी बनाई जाती है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या आपने बाजरे की रोटी के साथ चने का साग खाया है। मैंने देखा कि कुछ तोते बाजरे की बालियों पर बैठकर दाना चुनने में लगे हुए हैं। ये रोज रिंग्ड पैराकीट्स हैं, जिन्हें हरियल कहा जाता है। यह एक सुंदर और सामाजिक पक्षी है। यह तोता प्रजाति का एक सदस्य है, जिसकी सबसे विशिष्ट पहचान इसकी हरी और पीली हरी पंखुड़ी होती है। नर पक्षी के गर्दन पर एक गुलाबी और काले रंग का रिंग होता है, जबकि मादा और किशोर पक्षियों में यह रिंग या तो नहीं होता है या बहुत हल्का होता है। ये पक्षी अफ्रीका और दक्षिण एशिया के मूल निवासी हैं, लेकिन अब दुनिया भर के कई शहरी इलाकों में भी पाए जाते हैं। ये झुंडों में रहते हैं और अपनी तेज़ कर्कश आवाज़ के लिए जाने जाते हैं। इनका आहार मुख्य रूप से फल, मेवे, बीज और फूल होते हैं और ये अक्सर खेतों और बगीचों में भोजन की तलाश में जाते हैं। ये पक्षी मनुष्यों की आवाज़ की नकल करने की क्षमता के कारण भी लोकप्रिय पालतू जानवर बन गए हैं।
दोस्तों, शाम के 5:30 बज चुके हैं। बादलों की वजह से अंधेरा छाने लगा है। धौलपुर में कुछ दिनों से सुबह तेज धूप निकल रही है और शाम को तेज बारिश हो रही है। इसलिए अब मैं बिना देर किए अपने मुख्य पड़ाव की तरफ निकल चुका हूँ। कुछ 5 मिनट चलने के बाद फाइनली मैं अपनी मेन लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ। बादलों की वजह से लगभग अंधेरा हो चुका है। यह हनुमान जी का एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, जहां हनुमान जी की युगल स्वरूप में 2 सुंदर प्रतिमा बनी हुई है। इस तरह का 2 मूर्तियों वाला हनुमान जी का मंदिर मैंने पहली बार देखा है। अगर इस तरह का मंदिर आपने देखा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर सबसे पहले एक किंगफिशर ने मेरा स्वागत किया, जैसे कि वह इस मंदिर का प्रहरी हो। यह एक व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर है। यह एक खूबसूरत पक्षी है जो अपने नीले हरे रंग की पीठ, भूरे रंग के सिर और छाती के नीचे के भाग और सफेद गले के लिए जाना जाता है। यह एशिया में व्यापक रूप से पाया जाता है। यह अक्सर पानी से दूर भी पाया जाता है और अपने शिकार में मछली के साथ साथ कीड़े मकोड़े, सरीसृप और छोटे स्तनधारियों को भी शामिल करता है। अब मैं मंदिर में प्रवेश कर चुका हूँ। मंदिर के सामने एक ऊंचे स्थल पर बहुत सारा दाना पड़ा हुआ है, जहाँ मैंने देखा कि मोर दाना चुगने में लगा हुआ है। फिर मैंने नीचे नज़र घुमाई तो देखा कि एक गिलहरी अपने छोटे हाथों से पेट भरने में लगी हुई है। थोड़े समय में ही वहाँ मोरों का झुंड लग गया और वो सभी जल्दी जल्दी दाना चुगने लगे कि जैसे ये होड़ लग गई हो कि कौन कितना ज़्यादा दाना चुगेगा। इस तरह के दृश्य ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। यहाँ के पंडित जी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ 100 से ज़्यादा मोर हैं। वो ही पक्षियों को दाना डालते हैं। यह रिश्ता इंसान और प्रकृति के बीच की एक सुंदर मिसाल है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जो अपने शानदार और रंगीन पंखों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। नर मोर के सिर पर एक मुकुट जैसी कलंगी होती है और उसके पूंछ के पंख बहुत लंबे और चमकीले होते हैं, जिन पर आंख जैसे औसेली पैटर्न होते हैं। प्रजनन के मौसम में नर मोर मादा को आकर्षित करने के लिए इन पंखों को फैलाकर नाचते हैं। मोर आमतौर पर जंगलों, खेतों और ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। ये सर्वभक्षी होते हैं और इनका आहार बीज, अनाज, फल, कीड़े और छोटे सरीसृप भी होते हैं। मोर सामाजिक प्राणी होते हैं और छोटे समूहों में रहना पसंद करते हैं। मादा मोर का रंग अपेक्षाकृत कम चमकीला होता है, जिससे उसे शिकारियों से छिपने में मदद मिलती है। यहाँ पर मुझे बहुत से पक्षियों की सुंदर आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो पास से ही घने पेड़ों से आ रही थी। मैंने नीम के एक पेड़ पर नज़र घुमाई तो देखा कि एक पैराकीट एक होल के पास बार बार कुछ क्रीड़ा कर रहा है और यह मादा पैराकीट है। शायद ये इसका घोंसला हो सकता है। मेरे लिए ये पता कर पाना मुश्किल था कि उस घोंसले के अंदर क्या है। मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन अंधेरा हो रहा था, तो मैं समय खराब किए बिना एक अनोखी आवाज़ की तरफ निकल पड़ा, जो मंदिर के पास के एक खाली खेत से आ रही थी। ये आवाज़ ग्रे फ्रैंकोलिन की थी, जिनकी संख्या 5 से ज़्यादा होगी। ये ग्रे फ्रैंकोलिन, जिसे अक्सर तीतर भी कहते हैं, एक छोटा गोल मटोल पक्षी है
जो भारत के मैदानी और शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। इस पक्षी की सबसे खास पहचान इसके ग्रे और भूरे रंग के पंखों पर बने बारीक काले सफेद पैटर्न है, जो इसे झाड़ियों और घास के बीच आसानी से छिपने में मदद करते हैं। ये पक्षी आमतौर पर जमीन पर रहते हैं और उड़ने के बजाय भागना पसंद करते हैं। खतरे का एहसास होने पर ही ये कम दूरी के लिए उड़ान भरते हैं। ग्रे फ्रैंकोलिन अक्सर सुबह और शाम के समय अपनी तेज लगातार की के की या पतर पतर जैसी आवाज के लिए जाने जाते हैं। इनका आहार मुख्य रूप से बीज, अनाज और कीड़े मकोड़े होते हैं। ये छोटे समूहों में रहते हैं और खेत खलिहानों, झाड़ियों, सूखी घास वाली जमीन पर पाए जाते हैं। दोस्तों, मैं बड़े आराम से इनको फिल्म कर ही रहा था, तभी 4-5 कुत्तों का झुंड मुझे शिकारियों की तरह इनके पीछे भागते हुए दिखा। न जाने कहां से अपने शिकार की घात में लगाए बैठे थे। सभी तीतर डर गए और उड़ गए। मैं समय बर्बाद किए बिना मंदिर से दूर एक खुले मैदान की तरफ चल दिया, जहां अचानक से मैंने एक नीलगाय को देखा और अचानक से वो मुझे देखकर भागने लगी। नीलगाय भारत और नेपाल में पाए जाने वाला सबसे बड़ा एशियाई मृग है। यह बोविड परिवार का सदस्य है, जिसमें मवेशी और बकरी भी शामिल हैं। नर नीलगाय का रंग गहरा नीला भूरा होता है, जबकि मादा और किशोर का रंग हल्का भूरा होता है। नर के सिर पर छोटे नुकीले सींग होते हैं। इन्हें नीलगाय इसलिए कहा जाता है क्योंकि नर का रंग गाय जैसा नीला होता है। ये सामाजिक प्राणी हैं जो अक्सर छोटे झुंडों में रहते हैं। नीलगाय के नाम का अर्थ है नीला घोड़ा, क्योंकि इनकी चाल घोड़े की तरह होती है। ये मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं और घास, पत्तियां और फल खाते हैं। दोस्तों, अंधेरा बहुत हो चुका था, तो मैं मंदिर की तरफ लौटने लगा, जहां मैंने रास्ते में अचानक से कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरी आंखें खुशी के मारे प्रफुल्लित हो गई। आज से 2 साल पहले मेरे साथ जब हुआ था, तब मैं अपनी फैमिली ट्रिप पर तमिलनाडु के एक हिल स्टेशन वालपारे गया था, जहां मैंने एक मादा मोर के साथ उसके बच्चों को देखा था, जिन्हें आप यहां देख सकते हैं। इसी तरह मैंने आज यहाँ देखा है, एक मादा मोर और उसके नन्हे नन्हे बच्चे। मैंने कैमरा सेट करके फिल्म करना शुरू ही किया था कि ये धीरे धीरे अपनी माँ की तरफ उड़ने लगे। इस दृश्य ने मेरे रोम रोम को रोमांचित कर दिया। वहीं पास में शिकारी कुत्ते घात लगाकर बैठे हुए थे, जो मेरे इस रोमांचक दृश्य में बांधा बनने का काम कर रहे थे। वैसे तो वो भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, पर पता नहीं क्यों मुझे उनका यह व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी वजह से वो रोमांचक दृश्य अचानक गायब हो गया और वो माँ और बच्चे उस मिट्टी के टीले के पीछे ओझल हो गए। अंधेरा होने की वजह से ज़्यादा इंतजार करना मैंने उचित नहीं समझा। फिर भी आखिर में उनकी झलक देखने को मिली। मैंने उन्हें इसके लिए दिल से थैंक्स कहा और कैमरा बंद करके मंदिर की तरफ आ गया, जहां मैंने थोड़ी देर विश्राम किया
और मंदिर के दर्शन के साथ बर्ड्स ऑफ धौलपुर पार्ट 2 की हैप्पी एंडिंग की। दोस्तों, हर तस्वीर एक कहानी है, हर चहचहाट एक संदेश। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम धौलपुर की और भी दुर्लभ पक्षी प्रजातियों की खोज करेंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं धौलपुर के किसी क्षेत्र विशेष के पक्षियों पर एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। जय प्रकृति, जय पक्षी।